नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी भैया नहीं हैं। किन्हीं कारणों की वजह से वो थोड़ा सा बीमार हैं। तो हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मैं आपको पहले अभी तक क्या होता था कि अपन क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके तथ्य होते थे हम उसको लेके चलते थे। अभी हम क्या करेंगे कि पहले मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा बता दूंगा, फिर उससे रिलेटेड मैं अपना क्वेश्चन कर लूँगा, अपन चर्चा कर लिया जाएगा, फिर अगला टॉपिक, फिर अगला क्वेश्चन। इस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक है आज का हमारा आज़ाद हिंद फौज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। अतः फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है। तो जनरली हम जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, पर ऐसा नहीं है। इसकी स्थापना का विचार पहली बार कैप्टन मोहन सिंह, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके दिमाग में आया। तो उन्होंने इसकी स्थापना 1941 में करी और उसके बाद स्थापना करने के बाद 1943 में इसका सर्वोच्च सेनापति उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को नियुक्त कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी एक समानांतर सरकार तैयार करी सिंगापुर में और मुख्यालय रखा रंगून में। इसके बाद इसमें कुछ सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहते हैं। इन्होंने एक महिला विंग की भी स्थापना करी आज़ाद हिंद फौज के जरिए। उसका नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। इनका काम अपना ठीक चल ही रहा था कि सरकार को इनके बारे में पता चलता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं और अंततः 1945 को इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। सरकार द्वारा इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमा चलता है दिल्ली के लाल किले पर। कहते हैं आज़ाद हिंद फौज के बंदियों के लिए जो मुकदमा चल रहा था, इस मुकदमे में इनके बचाव के लिए जवाहरलाल नेहरू को काली कोट पहननी पड़ी और नेहरू ने ये काली कोट पहनी 25 वर्ष के उपरांत। लाल किले पर जो मुकदमा चला, इसमें बचाव पक्ष में भूला भाई देसाई प्रमुख थे। इनके साथ थे अपने तेज बहादुर सप्रू, काटजू जी और आसफ अली। तो जिन बंदियों के ऊपर चल रहा था मुकदमा, उनमें से 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इसमें एक होते हैं गुरबख्श सिंह, दूसरे होते हैं प्रेम कुमार सहगल और तीसरे बंदी जो होते हैं उनका नाम होता है शहनवाज। इन तीनों को फांसी दी जाती है। फांसी के विरोध में एक आंदोलन चलता है और एक अभियान चलाया जाता है, हस्ताक्षर अभियान। काफ़ी लोग बहुत नाराज़ थे। सारी की सारी पार्टियों को इन सारे बंदियों का समर्थन था कि इनको फांसी नहीं देनी चाहिए। इन्होंने जो भी लड़ाई लड़ी, अपने देश के लिए लड़ी, अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ी। तो अंततः हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है। हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ साथ आज़ाद हिंद सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। इस पूरे अभियान में छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। आज़ाद हिंद सप्ताह चलाया जाता है 1 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक। इसके साथ जो सेना का विद्रोह होता है वो समाप्त तो हो ही गया होता है। सेना का विद्रोह मतलब आज़ाद हिंद सेना, आज़ाद हिंद फौज का विद्रोह। और अंततः वायसराय को विवश होकर के, जो उस समय की उन्होंने अपने विशिष्टाधिकार को लेते हुए उन्होंने इन तीनों बंदियों को माफ़ी देते हैं वो, और केवल उन्हीं के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है फिर इसके बाद, जिनके ऊपर हत्या के आरोप होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा आज़ाद हिंद फौज का चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देखते हैं आगे की टॉपिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया। जैसा कि अभी हम जाने
कि भूला भाई देसाई जी ने इसमें नेतृत्व किया, वो प्रमुख थे, बचाव पक्ष की तरफ से वकील। साथ ही में इनके सहयोगी थे, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू और हांगलू के साथ साथ आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, INA की स्थापना हुई बर्मा में, पहला ऑप्शन, दूसरा जापान, तीसरा सिंगापुर और चौथा इंग्लैंड में। तो हमने इसमें देखा था कि पहली बार विचार आया था मोहन सिंह जी के अंदर, और स्थापना इसकी समानांतर सरकार की स्थापना करी थी बोस जी ने सिंगापुर में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया, है ना। और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था 1942 ईस्वी में, जो कि सिंगापुर में हुआ था। आगे हम चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 12 नवंबर 1945, ऑप्शन 2 है 11 नवंबर 1945, ऑप्शन 3 है 5 नवंबर 1945 और ऑप्शन 4 है 10 नवंबर 1945। तो इसका सही जवाब है 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। तीसरा सवाल है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये लगभग हम सभी जानते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। और इसी के साथ अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है? ऑप्शन 1 कटक, ऑप्शन 2 कलकत्ता, ऑप्शन 3 मिदनापुर और ऑप्शन 4 मुर्शिदाबाद। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा में कटक में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त, पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बोस जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे CR दास। इसके बाद हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया 1938 में। 1939 में ये फिर जीते पट्टाभी सीतारामैया के सामने, और आखिरकार गांधी जी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑप्शन 1 है मकसूदा, ऑप्शन 2 है हामिद, ऑप्शन 3 है आबिद हुसैन और ऑप्शन 4 है आर्लैंडो मैसोडा। तो इसका सही ऑप्शन है आर्लैंडो मैसोडा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन 1941 ईस्वी में जियाउद्दीन नामक के एक पठान का वेश बनाकर अपने घर से बाहर निकल आए तथा यहाँ से वे पेशावर पहुँचे। उनके साथ ही भगत राम ने पेशावर से उन्हें काबुल पहुँचा दिया। काबुल से वो आर्लैंडो मैसोटा नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया तथा जर्मनी पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक मुक्ति सेना बनाई और यहीं पर लोगों ने उन्हें नेताजी नाम से पुकारा। तो ये बहुत ज़रूरी तथ्य है कि मुक्ति सेना का निर्माण कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, और यहाँ पर उनको नेताजी नाम से वहाँ के लोगों ने उनको पुकारा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने यह लिखा था? कथन है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ऑप्शन 1 है M.A. जिन्ना, ऑप्शन 2 है क्लीमेंट एटली, इनका पूरा नाम था क्लीमेंट रिचर्ड एटली, ऑप्शन 3 है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन 4 है सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी से इनके अपने वैचारिक मतभेद थे, तो ये होंगे सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 है उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया। याद रहे क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा गया है। ऑप्शन 2 है वर्ष 1938 और 1939 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन 3 है मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था।
और ऑप्शन 4 है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो इसमें जो असत्य कथन है वो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस यहाँ नहीं थे, भारत में ही नहीं थे, वो आज़ाद हिंद फौज के गठन के हेतु संबंधित कार्यों में संलग्न थे। अगला सवाल है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन 1 है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन 2 है रास बिहारी बोस, ऑप्शन 3 है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन 4 है सूर्यसेन। तो इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम बार गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल ने किया था। मोहन सिंह एवं निरंजन गिल 29 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार हो गए तथा आर्मी विघटित हो गई। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन हेतु रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस को बागडोर सौंप दी। ठीक है, अगला सवाल है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? हम बचपन से जानते आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। अगला, अच्छा इसमें एक तथ्य है यहाँ पे दिया हुआ है कि नवंबर 1943 को नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया था तथा अंडमान का नाम शहीद द्वीप एवं निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। तो ये थोड़ा सा जरूरी सवाल है जो नहीं पूछा जाता, नहीं पता है लेकिन पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे, उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया है, संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी, वे सबसे एक समान व्यवहार करते रहे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन है भूलाभाई देसाई, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी और ऑप्शन 4 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? ऑप्शन 1 है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन 2 है सरोजनी नायडू, ऑप्शन 3 है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू द्वारा सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार नामक संबोधन से संबोधित किया गया। अगला सवाल है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, जैसा कि हमने जाना लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है, और इनमें किन किन को फांसी की सज़ा हुई थी हम फिर से यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इसमें थे प्रेम कुमार सहगल और मेजर शाहनवाज खान और कौन थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लो। आगे हम चलते हैं, ये आखिरी सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? ऑप्शन 1 है अरुण आसफ अली, ऑप्शन 2 है शाहनवाज, ऑप्शन 3 है राशिद अली और ऑप्शन 4 है रास बिहारी बोस। तो इसका सही जवाब है राशिद अली। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान भूलाभाई देसाई ने बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किया था। अब हम आगे की बातों पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का टॉपिक यहीं पूरा होता है, हम आगे चलते हैं। इसके बाद वेवल योजना हम सब ने सुना होगा, तो वेवल योजना को भारत भेजा गया। तो वेवल योजना भारत कब आई थी? तो वेवल योजना भारत आई थी 14 जून 1945 को। वेवल योजना के कुछ प्रारूप थे, ये क्यों आई थी, इसका कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था कि केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए, है ना। क्यों किया जाए? क्योंकि जब एक कार्यकारिणी परिषद का यहाँ पे गठन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, तो यहाँ पर एक आम सहमति बनाई जाएगी, किस लिए? संविधान सभा के गठन और अंतरिम सरकार के गठन के लिए, है ना।
तो जो कार्यकारिणी परिषद का गठन होना था, इसमें 14 सदस्य मनोनीत होने थे। अब हम बात करते हैं कि 14 सदस्यों में कौन कौन हो सकता था। तो इसमें एक तो वायसराय को होना था, जो कि विवल खुद, और इसके बाद कमांडर इन चीफ, ये दो ही थे जो कि भारत के सदस्यों के अलावा होने थे, बाकी सभी भारतीय सदस्य होने थे। अब क्या हुआ, योजना पर विचार हुआ। योजना पर विचार के लिए 25 जून 1945 को शिमला समझौता कराया गया। शिमला समझौता में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया अबुल कलाम आज़ाद ने और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब इसमें क्या होता है, इसमें जिन्ना की आपत्ति थी। क्या रीज़न था उसका? पहली चीज़ तो इसमें जिन्ना को 6 सदस्य दिए जाने थे, जो कि मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि भारत में उस समय मुस्लिमों की संख्या पूरी जनसंख्या की 25% ही थी। उसके बावजूद इनको 6 सदस्य देने जा रहे थे, और इस मामले पे भी कांग्रेस राजी थी। बावजूद इसके जिन्ना ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि मुस्लिमों का नेतृत्व केवल मुस्लिम लीग ही कर सकती है, और कांग्रेस की तरफ से इसमें 2 लोग नियुक्त किए गए थे, एक आज़ाद साहब और दूसरे थे अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो जिन्ना ने इसमें आपत्ति दर्ज करी। और इसमें एक चीज़ और थी कि इसमें वेवेल ने मुस्लिम लीग को यानी जिन्ना को वीटो सौंपा था। उस वीटो की वजह से ये आगे जो एक संविधान सभा गठित होने वाली थी उसमें ये बाधा तैयार कर सकते थे। अतः वेवेल योजना निष्कासित कर दी गई, ये विफल रही। अच्छा, इसकी एक पृष्ठभूमि है। मैं आज पढ़ रहा था तो ये पहली बार मैंने शायद पढ़ा कि राजगोपालाचारी सूत्र ये क्या है। तो राजगोपालाचारी सूत्र 1944 में आया। इसका मेन कारण ये था कि वेवेल योजना के आने से पहले राजगोपालाचारी जी ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए, जिनके माध्यम से वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक ही पटल पर एक साथ लाने के लिए, तैयार करने के लिए वो बाध्य थे, जिन पॉइंट्स के आधार पर गांधी और जिन्ना में आपस में वार्तालाप होने थे। तो अब क्या हुआ कि राजगोपालाचारी जी के जो सूत्र थे उनके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, हम उन पे बातें करते हैं। पहला पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेगी। पहली बात तो ये थी, मिलकर लड़ेगी कांग्रेस के साथ में। दूसरा पॉइंट था कि अगर हम अलग होते हैं तो जो सीमांकन किया जाएगा अलग होने पर, उसका एक बाकायदे उसकी सीमा तैयार की जाएगी मिल करके। तीसरी बात थी कि अलग होने पर रक्षा और संचार के जो माध्यम होंगे वो साझा होंगे। चौथी बात थी कि सत्ता हस्तांतरण के बाद, यानी ब्रिटिश सरकार जब कांग्रेस को या भारत में जो भी पार्टी उस समय नेतृत्व करेगी, जब उसको सत्ता देगी, उसी के बाद ये जो वेवेल योजना है इसको लागू किया जाएगा। लेकिन जिन्ना ने इसको ठुकरा दिया। वो हर जगह उनकी नामंजूरी रहती थी, तो यहाँ भी उन्होंने इसको ठुकरा दिया, और गांधी जिन्ना की जो वार्ता होनी थी 1944 सितंबर में, वो टूट गई। अब हम आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं। हम कैबिनेट मिशन तक पूरा कर लें, फिर हम अपना अगली जो हमारा क्वेश्चन की एक सीरीज़ है वो हम अपनी पूरी करते हैं। तो अब यहाँ पे राजगोपालाचारी सूत्र हमने देख लिया। अब हम आते हैं 1945 के चुनाव पर। वेवेल योजना प्लान आया, अस्वीकार हो गया। उसी प्लान के आधार पर ये चुनाव होने थे। अब चुनाव में क्या होता है, उस समय एटली, जो कि क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे, ये इनकी पार्टी ब्रिटेन में सत्ताधारी के तौर पर आती है। मतलब ये वहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि अब भारत में चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तो 102 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिनमें से 57 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है। और मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ जीतती है, वो पंजाब में जीतती है और बंगाल के कुछ मुस्लिम बहुल प्रांतों में जीतती है। इसके बाद
पंजाब में कौन कौन सरकार बनाता है? तो पंजाब में सरकार बनती है खिज्र हयात खान के नेतृत्व में। अकालियों, कांग्रेसियों और यूनियनिस्ट पार्टी के इन तीनों के आपस में मिलने से खिज्र हयात खान के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई जाती है। ठीक है जी। अब 1945 का चुनाव हो गया। अब इसके बाद जो ये पूरा कालक्रमानुसार ये हम इसमें काम कर रहे हैं, तो अब इसमें एक कालक्रम आता है नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो हम साथ साथ इसको भी देखते चलते हैं। तो शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी को शुरू होता है। 18 फरवरी 1946 को क्या होता है कि HMIS तलवार नाम का एक जहाज़ होता है जिस पर 1100 नाविकों को, जो 1100 नाविक होते हैं उस पर, वो सब हड़ताल पे बैठ जाते हैं। उनका क्या रीज़न होता है हड़ताल पे बैठने का? उनका मेन कारण होता है कि उनको नस्लीय भेदभाव का वहाँ पे एक तो सामना करना पड़ रहा था। दूसरी बात उनकी ये रहती है कि उनको जो खाना दिया जाता था वहाँ पे रहते हुए वो बहुत निचले स्तर का दिया जाता था, और उनका वेतन भी जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी तुलना में काफ़ी कम दिया जाता था। तो ये मेन मुख्य 3 कारण होते हैं जिनके आधार पे वो सारे नाविक होते हैं, 1100 नाविक, वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अभी जो हड़ताल होती है ये MS खान नाम के इंसान के नेतृत्व में ये होती है। अब क्या होता है, सरकार इसको दबाने की पूरी कोशिश करती है और दमनात्मक रवैया अपनाते हुए जब वो इनको मारना शुरू करती है, दबाना शुरू करती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना, ये दोनों लोग मिल करके 1100 नौसैनिकों के पास जाते हैं और इनसे आत्मसमर्पण करने को कहते हैं। इनको राज़ी कर लेते हैं। अंततः ये राज़ी हो जाते हैं। और ये राज़ी कब होते हैं? तो 23 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह जो होता है ये आत्मसमर्पण करके ये शांत हो जाता है। अब हम आते हैं कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन आता है भारत में 24 मार्च 1946। याद रहे हमारा कालक्रम वैसे ही चल रहा है। 18 फरवरी को ये विद्रोह होता है, 23 फरवरी को ये विद्रोह आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। अब कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। इसका मेन कारण क्या होता है, ये आता क्यों है? इसका मेन तो इसका रीज़न होता है कि ये भारत में संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन के लिए भारत भेजा गया था। इनके साथ 3 लोग आते हैं। एक का नाम था AV अलेक्जेंडर, दूसरा का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, और तीसरे होते हैं अपने क्रिप्स, स्टैंगफोर्ड क्रिप्स इनका पूरा नाम होता है। अब तो जो कैबिनेट मिशन आता है, तो इस मिशन की सर्वसम्मति के लिए 5 मई से लेकर के 11 मई 1946 तक के लिए एक 3 दिनों की बैठक बुलाई जाती है। कहाँ बुलाई जाती है? शिमला में बुलाई जाती है। ये याद रहे, ये जो त्रिदलीय बैठक होती है ये शिमला में 5 मई से लेकर 11 मई 1946 के बीच में बुलाई जाती है। 3 दल कौन कौन से होंगे? एक दल तो ब्रिटिश सरकार खुद होती है, जो 3 लोग आए होते हैं। दूसरा दल होती कांग्रेस और तीसरी होती है मुस्लिम लीग। अंततः आम सहमति नहीं बनती। फिर वही मोहम्मद अली जिन्ना हड्डी बन जाते हैं। अब हम प्रस्तावों की घोषणा देखते हैं कि मेन क्या प्रस्ताव इसमें घोषित किए जाते हैं। तो प्रस्ताव तो उठते हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना उठा रहे होते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाता है। लेकिन दबे पांव एक निर्णय लिया जाता है कि भारत के प्रांतों को बांट दिया जाता है। भारतीय प्रांतों के 3 हिस्से किए जाते हैं, और भारतीय प्रांतों को बांटने का जो मेन कारण होता है वो होता है कि इसी बहाने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर उसका अधिकार अपना जम जाएगा। ठीक है, ये बात स्वीकारी नहीं जाती, लेकिन अंदर ही अंदर यही पूरा प्लान होता है। अंततः मुख्य कार्य जो होता है कैबिनेट मिशन का, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ करना, वो करवा के अपना चले जाते हैं। अब आता है संविधान सभा का चुनाव।
चूँकि संविधान सभा का जब चुनाव होगा तभी संविधान निर्माण प्रक्रिया होगी, तो हम उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो संविधान सभा का चुनाव होता है ये होता है 1946 में। तो इसमें प्रांतीय चुनाव किए जाते हैं। प्रांतीय चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा, जिसको कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं इंग्लिश में, इसके आधार पर हम चुनाव नहीं करा सकते थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाना था। तो प्रांतीय चुनाव होते हैं और उसमें जो सरकार चुनी जाती है वो कांग्रेस ही चुनी जाती है। रीजन 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिनमें से 206 सीटों पर कांग्रेस जीतती है। फिर से चुनाव के पश्चात अंतरिम सरकार की स्थापना होती है और प्रस्ताव रखा जाता है। कब रखा जाता है? 14 अगस्त, प्रस्ताव जो रखा जाता है वो ये रखा जाता है कांग्रेस और लीग के सामने कि 14 सदस्यीय वही आपकी सरकार बनेगी, गठित होगी, जिसमें से 6 सदस्य कांग्रेस के लिए मनोनीत होंगे, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के लिए मनोनीत होंगे, दिए जाएंगे, और 3 सदस्य नेतृत्व करेंगे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का। ठीक है। लेकिन फिर से इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग क्या करती है? वो डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट कर देती है। तो डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब सड़कों पे क्या होगा? आपका न्याय होगा। अब वो सड़कों पे अपना हक मांगेंगे मुस्लिम लीग के लोग। दंगे होते हैं, लगातार दंगे होते हैं। अच्छा, इससे जुड़ा एक तथ्य सामने आया है कि वर्तमान सरकार में, बीजेपी सरकार ने 2021 से एक नए दिवस को मनाने की बात कही है। उसको कहते हैं विभाजन विभीषिका दिवस। तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था 16 अगस्त को, इन्होंने शुरुआत करी थी। और विभाजन विभीषिका दिवस, जो कि विभाजन में जो लोग बहुत त्रस्त हुए, परेशान हुए, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी के आधार पर तो चूंकि संविधान सभा का जो चुनाव होता है, इसमें जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो सब ठुकरा दिए होते हैं, लेकिन अब सरकार तो बननी थी। तो अंतिम सरकार के गठन के लिए क्लीमेंट रिचर्ड एटली जो होते हैं वो नेहरू को आमंत्रित करते हैं। नेहरू को आमंत्रित करते हैं 1 अगस्त 1946 को सरकार गठन के लिए, जिनमें से नेहरू 2 सितंबर 1946 को क्या करते हैं? 11 सदस्यों के साथ में शपथ लेते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, जब 11 सदस्यों के साथ नेहरू शपथ ले लेंगे तो अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया। अतः 9 सितंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक होती है। इस बैठक में मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करती है। ठीक है। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को फिर से लीग सरकार में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसे पता था कि वो अकेले पाकिस्तान की मांग को देशव्यापी स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठा सकती थी। तो सरकार में आ करके वो अपनी मांग को मजबूती तरीके से रखती है। अतः अब आता है 20 फरवरी 1947 का दिन। इस दिन एटली घोषणा करते हैं कि जून 1948 के पहले पहले क्या करेंगे? वो जो सत्ता का हस्तांतरण होगा वो करके चले जाएंगे। अब उनसे नहीं संभाला जा रहा भारत, है ना। लेकिन दिक्कत होती है कि घोषणा होते ही, जैसी ये इस बात की घोषणा होती है कि जून 1948 से पहले पहले अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, मुस्लिम लीग उत्पात मचानी शुरू कर देती है। कहाँ कहाँ उत्पात होता है, दंगा होता है? तो पंजाब प्रांत में होता है, बंगाल प्रांत में होता है, उत्तर प्रदेश के प्रांतों में होता है और असम में होता है। ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि ये सब वही प्रांत है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं। अतः अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद हम माउंट बेटन प्लान, जिसको हम 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, हम उसको देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? पहला कथन है कैबिनेट मिशन 27 मार्च
1946 को दिल्ली पहुंचा। दूसरा कथन है, उसने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। तो अभी हम जब पढ़ रहे थे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, ना कि 27 मार्च। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है हमें। और ये ठीक है कि केंद्रीय सरकार का गठन होना चाहिए, तो इसमें कथन 2 जो है ये सही है, पहला कथन गलत है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है JB कृपलानी, ऑप्शन 3 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन 4 है सरोजनी नायडू। तो हमने देखा कि कौन था, किसने प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस तरफ से, तो वो थे अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथे ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो महात्मा गांधी जी का जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो इनका एक कथन बहुत प्रचलित था, वो ये कि यह योजना उस समय की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है। इसमें ऐसे बीज हैं जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम झुकाव देख रहे हैं महात्मा गांधी का। वो बहुत दिनों से बहुत सारी योजनाओं से, बहुत सारे आंदोलनों को करते करते परेशान थे और अंत में उनकी करो या मरो वाली स्थिति थी। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक सांत्वना की तरह ये एक योजना थी और ये उसके पूर्णतः समर्थन में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन 1 है 22 अगस्त 1946, ऑप्शन 2 है 24 अगस्त 1946, ऑप्शन 3 है 23 अगस्त 1946 और ऑप्शन 4 है 25 अगस्त 1946। तो इसका सही जवाब है 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथन ए और दूसरा कारण में कहा गया है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। और ऑप्शन 2 है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो अंतरिम सरकार में याद हो तो ये बीच में शामिल होने के लिए आए थे। कब आए थे याद करिए, 26 अक्टूबर को आए थे, है ना। लेकिन इन्होंने 9 सितंबर को जो बैठक हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था, है ना। तो दूसरा तो सही होता है। पहला क्या बोल रहे हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ली, तो इन्होंने वापस भी स्वीकृति अपनी ले ली थी। तो ये दोनों ऑप्शन सही तो हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन पहले का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। और अगला ऑप्शन है, ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। तो अब उनका प्लान था या नहीं था, उनका उद्देश्य ऐसा था, सांप्रदायिक नहीं था, ये आज तक प्रूफ तो नहीं हो पाया। तो ये ऑप्शन कहीं कहीं गलत ही है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है उनकी योजनाओं से कि वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो दूसरा ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत है कि वो सांप्रदायिक विभाजन नहीं चाहते थे। इसमें पहला कथन ये था कि केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। तो हमें याद होना चाहिए कि पंजाब और बंगाल प्रांत में कांग्रेस ने सीटें नहीं जीती थी, तो सभी नॉन मुस्लिम में भी सीट नहीं जीती थी। ऐसा नहीं है कि सारे जगह पे इन्हीं का दबदबा बन गया था। पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम था वहाँ भी नहीं जीते थे, कई जगह और भी नहीं जीते थे। तो कुल मिला के हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं कि केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी। यह कथन असत्य है क्योंकि अन्य दलों ने भी अधिक संख्या में विजय प्राप्त की थी। यह सत्य है कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए उन्होंने मुसलमानों की सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके मूल उद्देश्य में था बांटो और राज करो।
अंग्रेज़ों की चाल बाद में बहुत सफल नहीं रही, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन 1 है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन 4 है जगजीवन राम। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के सदस्य राधाकृष्णन नहीं थे। अंतरिम मंत्रिमंडल इस प्रकार था, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के भी थे, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में थे, जॉन मथाई क्या ये ले रखे थे उद्योग तथा आपूर्ति, बलदेव सिंह रक्षा, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, C.H. भाभा संसदीय कार्य खान तथा बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली खां वित्त आयोग, आई चुंदरीगर वाणिज्य, अब्दुल रब नश्तर संचार, योगेंद्र नाथ मंडल विधि और गजनफर अली खां स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। तो अभी हमने देखा ये रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखते थे? आसफ अली ही देखते थे। दूसरा इनका कथन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ये जो कथन है ये भी सही है। अगला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। तो हमें याद होना चाहिए कि जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष चुने तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में अध्यक्ष नामित किया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला कथन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो जी हाँ, ये भी सही है। तो इसमें जो तीसरा वाला कथन है हरिपुरा अधिवेशन का, वो गलत है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी के सन 1935 ईस्वी में, दूसरा है कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में, तीसरा है मुस्लिम लीग ने सन 1942 ईस्वी में और चौथा है सर्वदल सम्मेलन सन 1946 ईस्वी में। तो सही जवाब है इसका कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में। तो संविधान सभा संविधान का निर्माण करने की मांग जो थी स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी, लेकिन 1936 में फैजपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक प्रस्ताव पारित किया था जो इस प्रकार था, कांग्रेस भारत में एक ऐसे वास्तविक जनतांत्रिक राष्ट्र की समर्थक है जहां राजनीतिक शक्ति समस्त जनता को हस्तांतरित कर दी गई हो और सरकार उसके अधीन हो। ऐसा राज्य केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही अस्तित्व में लाया जा सकता है जिसे वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाए और जिसे समस्त देश के लिए संविधान बनाने की अनुमति हो। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? हम सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और एक चीज, संविधान के जो सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे, वो कौन थे? तो वो थे प्रेम बिहारी रायजादा। ये हमें याद कर लेना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, संविदा समिति का सदस्य जो कौन नहीं थे? ऑप्शन 1 है एन गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन 2 है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन 3 है के.एम. मुंशी और ऑप्शन 4 है S.N. मुखर्जी। तो सही जवाब जो इसमें है वो है S.N. मुखर्जी।
कौन कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब संविदा समिति क्या होती है? इसी को हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो अध्यक्ष अपने डॉक्टर अंबेडकर जी थे। और कौन कौन थे इसमें? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन माधव राव थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, टी कृष्णमचारी थे, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे, और एस एन मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें बी एल मित्र के स्थान पर, बी एल मित्र जिनकी बाद में डेथ हो गई थी, पर एन माधवराव तथा डी पी खेतान की मृत्यु के पश्चात टी कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया था। अगला सवाल है, पंडित नेहरू का कथन एक है, पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कथन 2 है, कारण है इसका, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो सही उत्तर क्या है? ये दोनों सही हैं, और जो इसका जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पास किया गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव के आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला बने। अगला सवाल है, जो कि लास्ट सवाल भी है, भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो पहला इसका ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 22 जुलाई 1947 और चौथा है 22 जुलाई 1948। तो सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना दिया गया। अब हम आते हैं, आज का लेक्चर शायद थोड़ा सा लंबा हो रहा हो, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम आते हैं अपने माउंटबेटन प्लान पर। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान को हम 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ ये कि 3 जून 1947 को एटली साहब ने कॉमन हाउस में, जो वहाँ का निचला सदन होता है ब्रिटेन का, वहाँ पे भारत विभाजन की एक प्रस्तुति रखी। इन्होंने वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, क्योंकि मान नहीं रहे थे। उसके पहले लॉर्ड माउंटबेटन को भेज दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में कब आ गए थे? 3 जून को ये प्लान रखा गया था, और 22 मार्च 1947 को ये अपने जो नए माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इनको 34वें गवर्नर जनरल के रूप में भारत भेज दिया गया था कि जाइए संभालिए। तो 34वें गवर्नर जनरल के रूप में ये आ गए थे भारत। इन्होंने 15 अगस्त 47 को सत्ता भी सौंप दी। लेकिन ये माउंटबेटन प्लान का ये पूरा योजना का प्रारूप था क्या, ये क्या चाहते थे? तो इसको हम कुछ शब्दों में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। तो पहला इनका था कि जो बहुल क्षेत्र होगा मुस्लिमों का, उनको ये अधिकार दिया इन्होंने बाद में कि ये अपनी एक अलग संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। पहला अधिकार इनको ये दिया गया। दूसरा, पंजाब और बंगाल प्रांत की जो विधानसभाएं होंगी उनके 2 भाग किए जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ब्रिटिश भारत का, इसमें जनमत संग्रह कराया जाएगा कि ये भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। ठीक है। चौथा था कि असम में एक जगह है सिलहट नाम की, जो कि मुस्लिम बहुल है, उसमें भी यही जनमत संग्रह की बात कही गई। सिंध प्रांत में और बलूचिस्तान में भी भारत या पाकिस्तान को चुनने की बात बोली गई, बताया गया कि या तो आप भारत में रह लीजिए या तो आप पाकिस्तान चले जाइए। जो देशी रियासतें थीं उसमें करीब 565 देशी रियासतें थीं। तो इनका निर्णय लिया कि भैया आप स्वयं निर्णय ले लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहना है, कि भारत में जाना है, कि पाकिस्तान में जाना है। बाकी का इतिहास पता ही है, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, है ना, क्या क्या हुई, हैदराबाद, क्या क्या दिक्कतें हुई। आगे एक और बात की गई कि पश्चिम बंगाल, असम का जो यहाँ जो विभाजन होंगे, इसका सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। तो अंततः फिर क्या होता है, देखिए 2 ऐसे नेता थे जो कि मुस्लिम थे, और मुस्लिम होते हुए उन्होंने अंत तक
यहाँ तक कि गांधी के स्वीकार करने के बाद भी कि ठीक है, अंत में जब कोई चारा नहीं बचता है तो हमें पाकिस्तान को अलग करना ही होगा, भारत का विभाजन हमें स्वीकार करना होगा भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन अब खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम जानते हैं, और अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अंत तक स्वीकार नहीं किया कि भारत का विभाजन होना चाहिए। और एक कदम आगे बढ़ करके खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो यहाँ तक किया कि जब सभी लोगों ने जब स्वीकार कर लिया भारत का विभाजन, तो उन्होंने पख्तूनिस्तान नाम का एक अलग प्रांत, स्वायत्त प्रांत बनाने की मांग करी, जिसको कि ठुकरा दिया गया। ये बातें आम नहीं हैं, तो हम नहीं जानते, ये तथ्य थोड़ा सा नया है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा माउंटबेटन प्लान और या 3 जून प्लान ये समाप्त होता है। अब हमसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत थोड़े से हैं। आइए, निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा JB कृपलानी और चौथा अबुल कलाम आज़ाद। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे, ठीक है। इसके बाद नेहरू ने 1936 और 37 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। उन्हीं के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये थोड़ा सा जरूरी तथ्य है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा बताइएगा कि गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? इसको थोड़ा याद करिएगा कि गांधी जी ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे गांधी जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। पहला कथन है, कारण यह है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इसमें सही क्या होगा? क्या ये दोनों कथन सही हैं, गलत हैं, वो सिद्ध करते हैं कारण को, नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब ये होगा कि पहला तो सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार किया, कोई और चारा ही नहीं था। दूसरा, लेकिन कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी। मानना पड़ा था बाद में, पर उसकी ऐसी कोई मांग नहीं थी। अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन 1 अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन 3 सरदार पटेल ने, और ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू और पटेल। ये 2 लोग थे जिन्होंने माउंटबेटन प्लान में वहाँ पे जो विभाजन परिषद थी उसकी अध्यक्षता करी थी। अगला, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 18 जुलाई 1947 को हुई थी, 17 जुलाई 1947 को हुई थी, 20 जुलाई 47 को हुई थी, या 21 जुलाई 47 को हुई थी? तो इसका सही जवाब है 18 जुलाई 47 को हुई थी। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इसी के अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान में देश का विभाजन कर दिया गया। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत को सन 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की, ठीक है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो बिल्कुल ये बात सही है, वो निर्बल हो चुके थे, लेकिन ये कारण सही नहीं है कि केवल इसी कारण की वजह से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की थी, ठीक है। और क्या क्या कारण थे स्वतंत्रता प्राप्ति के? तो कारण क्या क्या थे आइए देखते हैं। साम्राज्यवाद का पतन पहला कारण था। 2 महान शक्तियों रूस तथा अमेरिका का उदय। अब ब्रिटेन की हालत खराब हो रही थी, एक तरफ अमेरिका उग रहा था, एक तरफ रूस। तीसरा, इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय, लेबर पार्टी आ गई थी जो कि उदारवादी थी, है ना। आगे, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता, क्योंकि हमारे यहाँ इतना तेज नेशनलिज्म बढ़ा, इतना तेज हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगी कि उसने काफ़ी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। भारतीय नौसेना का विद्रोह, बिल्कुल ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। वामपंथ का उभरना और राष्ट्रमंडल का विकल्प आदि।
अगला है सवाल, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, और चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो सही तो इसका जो सही होना चाहिए, तो आधार बनी थी सत्ता के हस्तांतरण की पहली बात, और दूसरा देश के विभाजन की। तो देश के विभाजन कराने में भी माउंटबेटन प्लान का बहुत बड़ा योगदान है, और हस्तांतरण करने तो वो आए ही थे। इसको हम 3 जून योजना भी कहते हैं, या ये कह लीजिए कि हस्तांतरण करना एक बहाना था, वो सही भारत का विभाजन करने ही आए थे, क्योंकि ब्रिटेन ये जानता था, यहाँ तक कि पूरा यूरोप ये जानता था कि अगर भारत एकीकृत रहा तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। अगला सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो हमने आपको बताया था कि अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान अंत तक उसके विरोध में थे, लेकिन एटलीस्ट अबुल कलाम आज़ाद ही मान ही गए थे, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ने उसके विरोध में ही मतदान किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ऑप्शन 1 है डॉक्टर किचलू, ऑप्शन 2 है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन 3 है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन 4 है JB पंत। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू ने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। अगला सवाल है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन 1 है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 है JB कृपलानी, और ऑप्शन 4 है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब होगा, विभाजन प्रस्ताव को 14 जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने तो पेश किया था, और इसका समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने, उन्हें करना पड़ा था। अगला सवाल है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? पहला ऑप्शन है क्रिप्स योजना, दूसरा है वेवल योजना, तीसरा माउंटबेटन योजना। तो हम सभी जानते हैं कि माउंटबेटन योजना या 3 जून 1947 को इसकी प्रस्तुति हुई। अगला सवाल है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने करी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही करेंगे, वही वायसराय थे, वही गवर्नर जनरल थे भारत के। ब्रिटिश सरकार, ये अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार भारतीय विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार भारतीय विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सोचिए ये कितना एक तरफ झुका हुआ स्टेटमेंट है, और ये दे कौन रहा है? ये दे रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली, क्योंकि जिनके कारण सब कुछ हुआ, जिस पूरे देश के कारण ये सब हुआ, जिसकी नीतियों के कारण हुआ, वो ये कह रहा है कि हम ही उत्तरदायी नहीं है। खैर, अगला सवाल है, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया? तो हिंदू महासभा ने भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाया था। अगला सवाल है, भारतीय विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी? ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन 2 है पंजाब, ऑप्शन 3 है बंगाल, और ऑप्शन 4 है बिहार। तो पंजाब ने करी थी, इसका सही ऑप्शन पंजाब। तो स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी पंजाब प्रांत ने, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू कहा गया। ठीक है। अगला सवाल है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। इसी ने सारी सीमाएं तैयार करी थी, स्पेशली अपनी ये रेडक्लिफ लाइन जो थी यहाँ से, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में। अगला सवाल है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो हमने बताया था कि लेबर पार्टी वहाँ पे आई हुई थी। तो लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे वो थे एटली, है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था?
कि शांति भी होगी, समझौता भी होगा और युद्ध भी नहीं हुआ। इसका सही जवाब है हर्बर्ट सैमुअल। तो हर्बर्ट सैमुअल ने क्या कहा था कि एक बिना युद्ध के शांति समझौता हुआ है। अगला सवाल है, सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर कितने दिनों में पूर्ण किए गए? तो इसका सही जवाब है 72 दिनों में ये पूरा कार्यक्रम चला। 3 जून की योजना मुख्यतः भारत विभाजन की योजना थी और भारत को अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया गया। अतः 3 योजना से 15 अगस्त कितना पड़ता है? 72 दिन। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये कहा गया है क्लीमेंट एटली के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, कथन निम्न में से किसका है? तो ये बात मुझे लगता है महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था जब भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन भारत में इतने दंगे हो रहे थे, लोग इतना परेशान थे, कट रहे थे, मर रहे थे, उस बीच में महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था। अगला सवाल है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, चौथा सरदार पटेल। तो जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, किसने की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या वायसराय ने? तो उसमें गवर्नर जनरल ने की थी। जो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? तो ये शोक संदेश दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसके बाद अंतिम सवाल है, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? तो इसको हमने डिस्कस किया था अपनी चर्चा में कि INS तलवार है ना। तो फरवरी 1946 को बंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों ने MS खान के नेतृत्व में नौसैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। सरदार पटेल के आश्वासन पर सैनिकों ने अपनी बगावत समाप्त की थी। इसी के साथ आज की चर्चा कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।